हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। मराठस के बारे में हमने पूरी डिटेलिंग कर ली थी। आज का जो टॉपिक रहेगा दैट इज़ अबाउट द सिख। सिख की अगर बात करें तो गुरु नानक जी जो हैं उनको फाउंडर कंसीडर किया जाता है। जैसे ही 15th सेंचुरी का एंड आया था उस टाइम पे सिख रिलीजन की स्थापना हुई थी। सिखिज़म जो था वो एक तरह का रिलीजन हुआ करता था, जहाँ पे आप पढ़ते हो 10 गुरुज़ के बारे में। ठीक है, गुरु तेग बहादुर, गुरु रामदास, ये सारे नाम हमने सुने। अब हम बात करेंगे सिर्फ सिख के बारे में। अब ऐसे तो नहीं था कि जो इंडिया का पाकिस्तान पंजाब वाला एरिया है वहीं तक कि ये कंसीडर किया जाता था, बट उस टाइम पे जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट था, यानी कि पाकिस्तान हो गया, कुछ हिस्सा अफ़गानिस्तान का, इवन ईरान तक, यहाँ तक इसकी आपको एक्सटेंशन मिल जाएगी। तो इंडिया के पंजाब वाले एरिया में और पाकिस्तान का जो एरिया हुआ करता था वहाँ पे सिखिज़म काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड होता है। गुरु हरगोबिंद जी के बारे में अगर पढ़ें तो इनकी लाइफलाइन चलती है 1606 से लेके 1645 तकरीबन। आप देख सकते हो 40 साल का इनका टाइम पीरियड रहेगा। इन्होंने क्या किया था, जो सिख रिलीजन था उसमें जो लोग हुआ करते थे उनको एज अ वॉरियर कम्युनिटी की तरह रेज किया था। ठीक है, तो वॉरियर कम्युनिटी किसने बनाई थी? वो बनाई थी गुरु हरगोबिंद जी ने। 1606 से लेके 1645 तक का टाइम पीरियड रहता था। और स्ट्रेंथ कब मिलती है? तो बहुत सारे बोलेंगे कि खालसा पंथ की भी तो स्थापना हुई थी जिसमें इनके आर्मी पर्सोनल्स हुआ करते थे। तो वो 10th गुरु आए, जब 10th गुरु का नाम था गुरु गोबिंद सिंह जी, उनके तहत हम देखते हैं कि जो मिलिट्री थी वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है सिखिज़म की। और इन्होंने स्थापना करी थी खालसा की। ब्लू कलर की ड्रेसेस में आपने देखा होगा, तो वो आर्मी जो थी वो गुरु गोबिंद सिंह के द्वारा स्ट्रेंथन करी गई थी। तो गुरु गोबिंद जी का जो टाइम पीरियड रहता है वो 1666 से लेके 1708 तक का रहता है। ठीक है, औरंगज़ेब के मरने के एक साल बाद इनकी भी डेथ हो जाती है। खालसा पंथ के फाउंडर पूछे जाएं तो गुरु गोबिंद सिंह जी हैं। 10th गुरु हुआ करते थे ये, और इन्होंने बहुत सारी प्रैक्टिसेस स्टार्ट करवाई थी सिख की। अब इनकी जो बुक हुआ करती थी उसी को गुरु माना जाने लगा, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी ने डिक्लेयर कर दिया था कि अब कोई भी गुरु नहीं बनेगा, जो बुक है अपनी वही एज अ गुरु की तरह काम करेगी, जो उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन है वही सिखिज़म में फॉलो होंगी। बंदा बहादुर जी के बारे में आप सुनते हैं। गुरु गोविंद के बाद जो मिलिट्री थी, खालसा पंथ वाली मिलिट्री थी, उसको किसने स्ट्रेंथन करा था? तो बंदा बहादुर ने ही किया था। अब जैसे ही गुरु गोविंद सिंह जी की डेथ होती है तो गुरुशिप का एक इंस्टीट्यूशन जो बनता आ रहा था वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब आप देखोगे कि जो गुरु गोविंद सिंह जी थे उनके एक ट्रस्टेड, बोलते हैं ना जिसको, स्टूडेंट होते हैं कुछ जिनके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, तो वो हुआ करते थे बंदा सिंह। बंदा सिंह का ही नाम बंदा बहादुर भी था। तो उसके बाद जो ये पूरी की पूरी किनशिप है वो तो ख़त्म हो जाती है, बट बंदा बहादुर सिंह या फिर बंदा बहादुर भी जिनको बोलते हैं, वो पूरी खालसा पंथ की कंट्रोलिंग ले लेते हैं अपने हाथ में। अब जो सिख थे वो पंजाब वाले एरिया में, जम्मू एंड कश्मीर, इस सारे एरिया में मिलेंगे आपको। और ये कंट्रोल किया उन्होंने अराउंड 1765 से लेके 1800 तक। ये टाइम पीरियड इनका ही रहता है। अब जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो सोल्जर्स ने क्या किया, अपने एक मीज़ल बना लिए। मीज़ल जो थे टोटल हुआ करते थे 12 नंबर में। अब ये मीज़ल होते क्या हैं? मीज़ल होती है कन्फेडरेसी। ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल जो सिख कम्युनिटी से बिलोंग किया करते थे, उन्होंने अपने अपने ग्रुप्स बना लिए। लोकेशन के हिसाब से सारे डिस्ट्रीब्यूट कर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। तो यहाँ पे टोटल जो मीज़ल्स बनते हैं, टोटल जो ग्रुप्स बनते हैं सिख कम्युनिटीज़ के, वो थे 12। 12 आपको याद तो नहीं रहेंगे अभी, पर हाँ अपने पास नोट डाउन कर लो जहाँ पे भी नोट्स बना रहे हो। टोटल मीज़ल्स कितने थे? तो टोटल थे 12। और पंजाब वाले एरियाज़ में, जम्मू कश्मीर तक, इवन पाकिस्तान के एरिया तक ये एक्सटेंड होते हैं। तो मैप पे अगर देखो तो यहाँ पे पंजाब वाला एरिया आ जाएगा, यहाँ पे कुछ प्रोविंसेस पाकिस्तान के आ जाएंगे, ऊपर वाला हिस्सा जम्मू एंड कश्मीर का। तो इन एरियाज़ में आप देखोगे कि जो सिख कम्युनिटीज़ थी वो मीज़ल्स की फॉर्म में स्प्रेड हो जाती है। ठीक है, ये 12 ग्रुप्स थे, 12 रिलीजियस ग्रुप्स बने थे, जो छोटी छोटी कम्युनिटीज़। अब देखो टाइम बाय द टाइम क्या होता है, एक जगह पे तो आप नहीं रहते ना, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते रहते हो। तो जब सिख लोग ये एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट किया करते थे तो यू विल नोटिस कि 12 ऐसे मीज़ल्स तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो 12 मीज़ल्स कौन कौन से थे और उनके हेड कौन कौन हुआ करते थे वो भी देख लो। पहला आता है शुक्र चकिया मीज़ल। शुक्र चकिया मीज़ल जो था, इसके फाउंडर जो थे, हेड जो थे, वो थे चरत सिंह। शुक्र चकिया मीज़ल, चरत सिंह। उसके बाद आते हैं बांगी। बांगी मीज़ल जो था, इसमें भूमा सिंह थे। बी फॉर बांगी, बी फॉर भूमा, ऐसे याद रख लेना। बी फॉर बांगी, बी फॉर भूमा। ऊपर फर्स्ट वाला SC से याद रख लेना, सुप्रीम कोर्ट लिखते हो ना, तो S फॉर शुक्र चकिया एंड S फॉर चरत सिंह। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखोगे तो बांगी मीज़ल आएगा। बांगी मीज़ल में आप नोटिस करोगे बी से ही बांगी शुरू हो रहा है, बी से ही
भूमा सिंह का नाम शुरू हो रहा है। उसके बाद हम देखते हैं अहलूवालिया मीज़ल। अहलूवालिया मीज़ल जो था ये जसा सिंह इसके फाउंडर कंसीडर किए जाते हैं। और फुल्कियान मिसल के जो फाउंडर थे वो थे सिंधु जाट या फुल सिंह। तो फुल सिंह के ही नाम पे, इनका ही नाम सिंधु जाट भी था, तो फुल सिंह के ही नाम पे ये मीज़ल का नाम भी पड़ा, उस सिख कम्युनिटी का नाम भी पड़ा फुल्कियन मीज़ल। उसके बाद कन्हैया मीज़ल आती है। जयसिंह कन्हैया के द्वारा ये एस्टेब्लिश किया गया था, तो ये याद रह जाएगा आपको, कन्हैया से आप जोड़ के याद रख सकते हो कि कन्हैया मीज़ल के फाउंडर कौन है, जयसिंह मीज़ल। क्योंकि जयसिंह अकेला तो लिखा हुआ नहीं आएगा, क्योंकि एक जयसिंह और भी थे अमेर के, याद है राजस्थान, जिनकी औरंगज़ेब के साथ काफ़ी अच्छी बनती थी। दो लोग हुआ करते थे, जयसिंह और जसवंत, उन दोनों दो ऐसे हिंदू थे जिनकी औरंगज़ेब के साथ अच्छी बॉन्डिंग थी। तो याद रखना इसको, कन्हैया मीज़ल जयसिंह कन्हैया से याद रह जाएगा। फुल्कियन मिज़ल फूल की यान, तो यहाँ पे फूल सिंह हुआ करते थे। हाँ, सिंधु जट के नाम से अगर आया तो फिर कन्फ्यूजन हो सकता है, बट स्टिल दोनों नाम आपको ध्यान में रखने हैं। रामगढ़िया मीज़ल, तो ये रामगढ़िया क्लैन के ही राजा हुआ करते थे, वो इसके फाउंडर कंसीडर किए गए। और सिंहपुरिया मीज़ल, नवाब कपूर सिंह थे इसके फाउंडर। निशल वाली मीज़ल, सरदार संगत सिंह वॉज फाउंडर ऑफ इट। दाले वालिया मीज़ल, सरदार गुलाब सिंह। अब देखो, कभी भी ना वॉरियर स्टेट के ऊपर एक मेंस में क्वेश्चन अगर आपको दिख जाए तो आपने क्या करना है, सारे 12 मीज़ल्स नहीं लिखने हैं, जितने याद रहते हैं। आलू वालिया आप याद रख सकते हो, फुल्कियान याद रख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से ईजी वाले पिक कर लो और उनको लिख सकते हो, एटसेट्रा लगा देना बाद में। नकई मीज़ल के फाउंडर कंसीडर किया जाता है हीरा सिंह संधू को। हीरा सिंह संधू किसके फाउंडर हैं, नकई मीज़ल के, हीरा सिंह संधू। फिर उसके बाद आते हैं शाहिदी मीज़ल। शाहिदी मीज़ल के फाउंडर वॉज बाबा दीप सिंह, बाबा दीप सिंह। करोर सिंघई मीज़ल के थे फाउंडर बघेल सिंह। बघेल सिंह वॉज फाउंडर ऑफ करोर सिंघई मीज़ल। तो ये 12 मीज़ल्स, जो 12 सिख कम्युनिटीज़ थी डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ के ऊपर, इस तरह से थी। इनके फाउंडर के नाम एक दो याद रख लो एग्जाम्पल के लिए, पर हाँ प्रीलिम्स में कई बार हो जाता है कि आपको 12 के 12 एटलीस्ट पता होने चाहिए, क्योंकि एक लाइन दे देंगे जिसमें आगे पीछे कर दिया जाएगा चीफ का नाम। मीज़ल कोई और होगा, चीफ का नाम सामने कुछ और लिख दिया होगा, देन उसके बाद कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो आई वुड सजेस्ट कि इसको ट्राई करना कि आप बार बार रीड करो और इनको याद रख सको। उसके बाद ट्रीटी ऑफ अमृतसर हो जाती है 1809 के अंदर। तो जब ट्रीटी आती है ये 1809 की, अप्रैल 1809, इसमें क्या हुआ था, जो सतलुज रिवर थी उसको एक तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी और रंजीत सिंह जो थे, महाराजा रंजीत सिंह, उन्होंने क्या किया, यहाँ से बीच से जाती थी सतलुज रिवर। बोला गया कि अमृतसर वाला जो एरिया है सतलुज के एक हिस्से में आ जाएगा और जो दूसरा एरिया रहता है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को चला जाता है। मतलब जो बॉर्डर लाइन की तरह रिवर थी वो एक्ट कर रही थी। रिवर कौन सी थी यहाँ पे, तो सतलुज रिवर थी, ये भी याद रखना। ट्रीटी ऑफ अमृतसर ये हुई थी। ट्रीटी ऑफ अमृतसर में हमने क्या देखा कि एक डिमार्केशन लाइन बन गई थी, किस किस के बीच में, महाराजा रंजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, ठीक है। तो ये डिमार्केशन हुई, सतलुज रिवर यहाँ पे बॉर्डर की तरह एक्ट करेगी। पंजाब वाला एरिया जो था वो इसके एक हिस्से में आ गया, बाकी सारा एरिया ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर चला गया। अब कोई फ्यूचर में अटैक ना करे ईस्ट इंडिया कंपनी या कोई भी और रीजनल रूलर, तो उसके लिए एक इंग्लिश रेजिमेंट डिप्लॉय कर दी गई थी लुधियाना वाले एरिया में, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने ट्रीटीज़ ये सॉर्ट ऑफ साइन कर ली और आर्मी को डिप्लॉय कर दिया लुधियाना वाले एरिया में महाराजा रंजीत सिंह जी ने। तो इन्होंने क्या किया, एक इंग्लिश रेजिमेंट को डिप्लॉय कर दिया लुधियाना वाले एरिया में, ताकि कोई भी रीजनल किंगडम या कोई भी बाहर की पावरफुल फोर्सेज उनके ऊपर अटैक ना कर सके। जो रंजीत सिंह की लीडरशिप रहती है वो 45 परगनाज तक रिकॉग्नाइज करी जाती है बाय ब्रिटिशर्स। काफ़ी लंबा एरिया, काफ़ी टाइम पीरियड इवन जो है रंजीत सिंह की लीडरशिप में आ जाता है। अब महाराजास कौन कौन थे सिख एम्पायर के अंदर, तो रंजीत सिंह जो अभी आप पढ़ रहे हो 1801 से लेके 1839 तक का टाइम पीरियड रहेगा। तो सुकर चकिया मीज़ल पढ़ा ना अभी आपने, सुकर चकिया मीज़ल के जो चीफ थे चरत सिंह, उनके साथ इनकी बात हो रही है यहाँ पे। तो रंजीत सिंह जो थे ही वॉज रिलेटेड टू सुकर चकिया मीज़ल। ऊपर वाला एरिया था जो ये वाला आ गया आपका इंडिया, और यहाँ पे जो पंजाब के ऊपर वाले पोर्शंस हुआ करते थे, सुकर चकिया जो मीज़ल था कम्युनिटी थी सिख की, वो यहीं पे लाया करती थी। इन्होंने कश्मीर, पेशावर, मुल्तान ये वाला सारा एरिया कॉन्कर कर लिया था। टॉप वाला आप देख रहे हो, ऊपर ऊपर वाला हिस्सा नदरन मोस्ट, वो रंजीत सिंह ने कॉन्कर कर रखा था। कश्मीर वाला साइड में पाकिस्तान के प्रोविंस में आपको पेशावर मिल जाएगा, एंड मुल्तान वाला एरिया, मुल्तान थोड़ा और आगे मिलेगा अफगानिस्तान वाले एरिया के साथ जुड़ा हुआ, ठीक है। तो ये 3 एरियाज़ जो थे वो सुकर चकिया मीज़ल के तहत रंजीत सिंह ने कॉन्कर कर लिए थे। उसके बाद लाहौर को कैप्चर कर लेते हैं। लाहौर अगेन कहाँ पे आ जाएगा, पाकिस्तान के अंदर आ जाएगा। 1799 में
लाहौर को कैप्चर करा रणजीत सिंह ने और फिर अमृतसर को कॉन्कर कर लिया इन 1808। 1799 में लाहौर को कैप्चर करा, पाकिस्तान का जो हिस्सा हुआ करता था यहाँ पे, ये लाहौर वाला एरिया जो था ये कॉन्कर कर लिया गया। फिर उसके बाद 1799 के बाद यू विल नोटिस 1802 में इन्होंने अमृतसर वाला एरिया भी कॉन्कर कर लिया। अब यहाँ पे ट्रीटी ऑफ अमृतसर यहाँ पे इन्होंने साइन कर लिया अलॉन्ग विद द ब्रिटिशर। वही सतलुज को डिमार्केशन की तरह यूज़ करा कि ये बॉर्डर लाइन है बिटवीन जो इस तरफ रणजीत सिंह जी आ गए और दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई। ठीक है, वो एक ट्रीटी याद करो, टॉर्डेसिलास आपने पढ़ी थी, स्पेन और पोर्टुगल्स के बीच में, कि अटलांटिक का एक हिस्सा पोर्टुगल्स का, एक हिस्सा जो रहेगा वो स्पेन का रहेगा। तो उसी तरह से यहाँ पे भी आगे सेम सतलुज जो थी वो एक तरह से बॉर्डर की तरह एक्ट कर रही थी, डिमार्केशन की तरह एक्ट कर रही थी बिटवीन रंजीत सिंह एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। 1809 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी, याद रखिएगा इसको। शाह सूजा जो हुआ करते थे उन्होंने इनको कोही ए नूर, जो कोही नूर भी जिसको बोलते हैं, वैसे तो कोही ए नूर ऐसे लिखते हैं इसको डैश लगा के, ठीक है, उर्दू लैंग्वेज में ये सीक्वेंसेस होते हैं तो ऐसे लिखते हैं इसको। तो जो कोही नूर डायमंड था वो शाह सूजा ने क्या किया था, रणजीत सिंह को दिया था गिफ्ट में। और ये रणजीत सिंह जो थे वो एक ऐसे रूलर माने जाते हैं जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस को साइन नहीं किया था। ठीक है, सब्सिडरी अलाइन, डॉक्ट्रिन लैब्स और डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, ये सारे हम पढ़ेंगे जब लॉर्ड डलहौजी के बारे में पढ़ेंगे। अभी बस इतना याद रखो कि सब्सिडरी अलाइंस जो था ना, इंग्लिश के द्वारा ये चलाया गया था सब्सिडरी अलाइंस। इवन जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स था वो भी किसने चलाया था, इन्होंने ही चलाया था, जो ये इंग्लिश हुआ करते थे। तो जो सब्सिडरी अलाइंस था उसके ऊपर कभी भी रणजीत सिंह जी ने साइन नहीं किए थे। ठीक है, तो ये जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स हुआ करती थी इंडिया के अंदर, तो उसमें ये अलाइंस को साइन करवा लिया करते थे इंग्लिश लोग कि राजा तो आप ही बैठोगे, पर जो रूल है, वो जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सारे किसके चलेंगे, वो चलेंगे बाय ब्रिटिशर्स। ओके जी, तो यहाँ पे एक तरह से उनको रेवेन्यू भी देना पड़ता था ईस्ट इंडिया कंपनी को। बाकी डिटेल्स अभी देखेंगे लॉर्ड डलहौजी के बारे में जब पढ़ेंगे। और रणजीत सिंह को बोनापार्टे ऑफ ईस्ट भी बोला जाता है। ठीक है, ईस्ट क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे इंडिया है, यूरोप तो इधर चला गया ना, नेपोलियन बोनापार्टे की बात हो रही है, तो इस डायरेक्शन से अगर देखें तो यहाँ पे तो ईस्ट इधर चला जाएगा, पंजाब वाला एरिया जो है ईस्ट डायरेक्शन में आ जाएगा। तो रणजीत सिंह को इंडिया का या फिर ईस्ट डायरेक्शन में बोला जाता था कि बोनापार्टे हैं, नेपोलियन के साथ कंपेयर करा जाता था। फिर आते हैं खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट। ठीक है, स्पेशली जो गांव में होते हैं लोग, उन्होंने ये एक कहावत सुनी होती है। फिर पूछते थे कितने ख आए बताओ जी। तो खड़क सिंह जो थे वो 1839 में बैठ जाते हैं गद्दी के ऊपर। जम्मू वाला एरिया तो इन्होंने 1812 में ही कॉन्कर कर लिया था। एक इन्होंने बैटल भी लड़ी थी, बैटल ऑफ मुल्तान 1818 के अंदर, और सिख एम्पायर की एस्टेब्लिशमेंट करी मुल्तान वाले एरिया में। तो एक तो जम्मू आ गया इनके अंडर, मुल्तान वाला एरिया आ गया 1818 के अंदर। तो ये काफ़ी सारी जो अचीवमेंट थी जो आप खड़क सिंह की देख लेते हो। फिर आते हैं नाउ निहाल। नाउ निहाल 1839, क्योंकि इनका ये पीरियड जो था 1839, एक साल के लिए मिलेगा आपको तकरीबन, और 1801 से लेके 1839 का देखें तो लगभग 38 साल का तो रणजीत सिंह का रहा, खड़क सिंह का 1 साल का ही रहा। नाउ निहाल का रहेगा 1 साल के लिए, अगेन 1839 पे बैठेंगे और 1840 में इनकी भी मृत्यु हो जाएगी। अब ये क्या करते थे कि इनकी एक तमन्ना थी कि मैं अपनी डोगरा ब्रदर्स जो हुआ करते थे, गुलाब सिंह और ध्यान सिंह और सुचेत सिंह, इनके ऊपर अपनी डोमिनेंस बनाऊं। ठीक है, ये सपना था नाउ निहाल का, जो कि पूरा नहीं हो पाया था। फिर उसके बाद आता है चंद कौर के बारे में कुछ है नहीं खास पढ़ने को। 1840 से लेके 1841 तक का टाइम पीरियड है, 1 साल का। शेर सिंह की बात करें तो 1841 से लेके 1843 तक का टाइम पीरियड रहता है, तकरीबन 2 साल का है। इनका मर्डर हो गया था 1843 के अंदर। एज अ कमांडर इन्होंने क्या किया था, जो पाकिस्तान का पेशावर वाला एरिया था उसको कॉन्कर कर लिया था अफ़गान से। यहाँ पे पेशावर वाले एरिया में अफ़गान हुआ करते थे जिस टाइम पे, तो उसी टाइम पे शेर सिंह ने क्या किया, शेर सिंह ने अटैक किया और पेशावर वाले एरिया को कैप्चर कर लिया था इन 1834। उसके बाद दलीप सिंह। अच्छा, यहाँ पे देखो, आप बोलोगे कि 1834 कहाँ से आ गया, हम तो बात कर रहे हैं 1841 से 1843। तो यहाँ पे लिखा है जब शेर सिंह राजा नहीं, जब कमांडर हुआ करता था उस टाइम पीरियड की बात करी गई है, जब कमांडर थे। राजा बनना तो 1841 से लेके 1843 तक का टाइम पीरियड है, पर 1834 में इन्होंने पेशावर कैप्चर किया था। और 1834 में याद करो किसके ये कमांडर होंगे, ऑब्वियसली रणजीत सिंह जी के। तो उन्होंने तो करा था पेशावर कॉन्कर, तो अगर कमांडर भी कॉन्कर कर रहा है तो नाम तो राजा का ही आएगा ना।
फिर उसके बाद आते हैं दलीप सिंह। दलीप सिंह का टाइम पीरियड रहता है लगभग 6 साल का, 1843 से लेके 1849 तक का टाइम पीरियड रहेगा इनका। लास्ट महाराजा थे ये पंजाब वाले एरिया के। इनको ब्लैक प्रिंस भी बोला जाता था पर्थशायर का। ही वॉज नोन एज या निक नेम्ड एज प्रिंस ऑफ पर्थशायर, ब्लैक प्रिंस ऑफ पर्थशायर। ठीक है, तो ये किसका नाम दिया गया था? ये दिया गया था दलीप सिंह जी को। ठीक है, अब एक बार फटाफट से सिख वालों को पहले रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे जंप करेंगे। ओके, आज हमने स्टार्ट किया सिख। रिलीजन भी था ये और एक कम्युनिटी भी बन जाती है। गुरु नानक जी ने इसकी स्थापना करी थी 15th सेंचुरी के अंदर, और पाकिस्तान का एरिया भी काफ़ी ज़्यादा कवर अप हो जाता है। गुरु हरगोबिंद 10 गुरुओं में से एक ही गुरु हुआ करते थे, ये गुरु हरगोबिंद। 1606 से लेके 1645 तक का टाइम पीरियड रहता है इनका, और एक वॉरियर कम्युनिटी की तरह सिख इमर्ज होके आते हैं ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ गुरु हरगोबिंद। पर उतनी स्ट्रिंजेंट नहीं थी जितनी स्ट्रिंजेंट 10th गुरु के अंडर हो जाती है, गुरु गोबिंद सिंह जी के अंडर हो जाती है। तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने तो क्या किया, खालसा पंथ की स्थापना कर दी थी। ठीक है, खालसा पंथ की स्थापना आपने देखा होगा, ब्लू कलर की ड्रेसेस पहनी होती हैं, हेड गियर्स पहने होते हैं, तो वो खालसा पंथ है एक्चुअल जो आर्मी इनकी बनी थी। और आपने सुना होगा खालिस्तान की डिमांड भी उठती है, तो इसी से रिलेटेड है वो। गुरु गोबिंद सिंह जी की जैसे ही डेथ होती है तो ये जो गुरुशिप का इंस्टीट्यूशन था, यानी कि गुरुओं का जो प्रचलन चल रहा था, वो भी बंद हो जाता है, क्योंकि गुरु गोविंद जी ने बोल दिया था कि गुरुवाणी जो आप सुनते हो, जो इनकी बुक होती है, उसको बोला गया कि वो अब गुरु की तरह एक्ट करेगी, कोई ह्यूमन फॉर्म में एक्ट नहीं करेगा। फिर बंदा बहादुर सिंह जो कि एक स्टूडेंट हुआ करते थे गुरु गोविंद सिंह जी के, उन्होंने ही सिख कम्युनिटी उसको आगे चल के देखा, और जो सिखिज़म था वो पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, इन सारे एरियाज़ में काफ़ी स्प्रेड करता है। कन्फेडरेसीज़ बनी, छोटी छोटी कम्युनिटीज़ बनी जिनको मिज़ल्स बोला गया। टोटल 12 सिख कम्युनिटीज़ बनी। कौन कौन से एरिया में? तो पंजाब और साथ में जो भी आसपास के एरियाज़ हुआ करते थे अप टू कश्मीर, और अगर वेस्टर्न डायरेक्शन में देखो पाकिस्तान वाले एरिया में, तो पेशावर, मुल्तान, ये सारे एरियाज़ कवर हो जाते हैं। 12 मिज़ल्स देखे। सुकर चकिया मिज़ल था, जैसे चरत सिंह के द्वारा ये चलाया गया। बांगी मिज़ल देखा, भूमा सिंह के द्वारा चलाया गया। आलू वालिया मिज़ल देखा, जस्सा सिंह के द्वारा चलाया गया। तो इस तरह से बड़े सारे मिज़ल्स से टोटल 12 आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पे सुकर चकिया याद रखना है, क्योंकि जो महाराजा रणजीत सिंह के बारे में हमने पढ़ा, वो कहीं ना कहीं सुकर चकिया मिज़ल से ही बिलोंग किया करते थे, जो कि चरत सिंह ने फाउंड करा था। ट्रीटी ऑफ अमृतसर के बारे में हमने पढ़ लिया। सतलुज रिवर को एक तरह से बॉर्डर की तरह ट्रीट किया रणजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी ने। उसके बाद एक इंग्लिश रेजिमेंट डिप्लॉय कर दी थी रणजीत सिंह जी ने लुधियाना वाले एरिया में, ताकि कोई और पावरफुल फोर्स उनको डोमिनेट ना करने लग जाए। 45 परगनास तक का एरिया वहाँ पे रणजीत सिंह जी की लीडरशिप रिकॉग्नाइज करी जाती थी बाय ब्रिटिशर्स। उसके बाद महाराजास कौन कौन हुए सिख एम्पायर के अंदर? तो सबसे पहले हमने देखा रणजीत सिंह। 1801 से लेके 1839 तक का टाइम पीरियड रहेगा इनका। सुकर चकिया मीज़ल से ये बिलोंग किया करते थे। कश्मीर, पेशावर, मुल्तान, ये एरियाज़ इन्होंने कॉन्कर कर लिए थे। इवन 1799 के अंदर जो पंजाब का लाहौर वाला एरिया है, वो भी कवर अप कर लिया इन्होंने। अमृतसर का 1802 में कर लिया। ये 2 इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इनको याद रखना। अब इसके बाद ट्रीटी ऑफ अमृतसर इन्होंने 1809 में साइन करी थी विद द ब्रिटिशर्स, जहाँ पे सतलुज रिवर को बॉर्डर बना दिया। एक हिस्सा रणजीत सिंह के अंडर आ गया और दूसरा हिस्सा ईस्ट इंडिया कंपनीज के अंडर आ गया। शाह शुजा, जो कि एक लेटर मुगल किंग भी हुआ करते थे, उन्होंने कोहिनूर डायमंड जो था वो इनको गिफ्ट में दे दिया था रणजीत सिंह जी को। उसके बाद ऐसे रूलर थे जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस जो इंग्लिश ने चलाया था उसको साइन नहीं किया था। रणजीत सिंह को एक टाइटल भी दिया जाता है बोनेपार्टे ऑफ ईस्ट, नेपोलियन के साथ इनको कंपेयर किया जाता है। खड़क सिंह का 1 साल का भी पूरा टेन्योर नहीं होता है, 1839 में ही बनते हैं राजा और 1839 में इनकी मृत्यु हो जाती है। जम्मू इनको 1812 में ऑलरेडी मिल चुका था जब ये कमांडर की तरह काम कर रहे थे। बैटल ऑफ मुल्तान इन्होंने लड़ी 1818 के अंदर, और सिख एम्पायर की वहाँ पे भी एस्टेब्लिशमेंट करी। नाउ निहाल के बारे में बात करें तो इनका 1 साल का टेन्योर रहता है। ये चाहते थे कि जो डोगरा ब्रदर्स थे, गुलाब सिंह, दिहान सिंह एंड सुचेत सिंह, इनके ऊपर डोमिनेंस में करूँ। चंद कौर की अगर बात करें तो लगभग 1 साल का टाइम पीरियड रहेगा। फिर आते हैं शेर सिंह। शेर सिंह का 2 साल का रहेगा। शेर सिंह जो थे ये कमांडर हुआ करते थे रणजीत सिंह के टाइम पीरियड में। तो वो जो हमने देखा ना अभी कि रणजीत सिंह जी ने पेशावर वाला एरिया कॉन्कर कर लिया था, तो वहाँ पे कौन कमांडर गया था? तो वो गए थे शेर सिंह। और वहाँ पे अफगान्स हुआ करते थे पेशावर वाले एरिया में, तो उनको रिमूव कर दिया था 1834 के अंदर, और जो शेर सिंह थे उन्होंने ये एरिया कॉन्कर कर लिया था फॉर रणजीत सिंह। फिर आते हैं दलीप सिंह। 1843 से लेके 1849 तक का टाइम पीरियड
इनका चल जाएगा। एंड ये लास्ट महाराजा थे पंजाब रीजन के, उसके बाद कोई महाराजा नहीं मिलेंगे आपको। इनको ब्लैक प्रिंस ऑफ पर्थशायर का भी निकनेम दिया गया है। अब हम देखेंगे जाट्स के बारे में। जाट्स का छोटा सा ही टॉपिक है, इसको कवर अप कर लेते हैं। अब ये जाट ना तो रिलीजियस ग्रुप था, ना ही हम बोल सकते हैं ये वॉरियर ग्रुप हुआ करता था। ये लोग तो पीजेंट्स थे, ठीक है। 1669 में जब जहांगीर रूल कर रहे हैं ना, ऊपर दिल्ली में बैठे हुए हैं जहांगीर, यहाँ पे अकबर के बाद में, और यहाँ पे दिल्ली में बैठे हैं जहांगीर, और यहाँ वाले एरिया में पंजाब आ गया, थोड़ा बहुत दिल्ली वाला एरिया आ जाएगा। यहाँ पे एक पीजेंट या फिर एग्रीकल्चरिस्ट रहा करते थे जिनको बोला जाता था द जाट्स। आगरा वाला एरिया, मथुरा, दिल्ली, इस एरिया में ये फैले हुए थे। इनकी बातें नहीं मानी जाती थी तो इन्होंने रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया था अगेंस्ट जहांगीर। तो लो, जाट्स ने जब रिवोल्ट स्टार्ट किया था 1669 के अंदर, तो किसके कंटेम्प्रेरी थे ये, कौन से मुगल रूलर वहाँ पे बैठे हुए थे दिल्ली के अंदर? तो जहांगीर थे। तो एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। तो एक कास्ट हुआ करती थी, पीजेंट ग्रुप था ये, और आगरा, मथुरा, दिल्ली, इस एरिया में ये रहा करते थे। जाट रूलर्स कौन कौन थे? तो सबसे पहले तो चूरामन आएंगे। चूरामन का टाइम पीरियड रहेगा 1690 टू 1721। जो सिंसानी एरिया है, सिंसानी एरिया जो है ये आपको राजस्थान में मिल जाएगा। यहाँ पे राजस्थान में चलो, यहाँ पे सिंसानी एरिया मिलेगा। वहाँ के ये ज़मींदार हुआ करते थे, ज़मीन थी इनकी अपनी, पीजेंट ग्रुप बोला ना, तो ज़मींदार थे ये। बदन सिंह के साथ इन्होंने भरतपुर वाला एरिया यहाँ पे एस्टेब्लिश किया। ये तो चूरामन के बारे में था, ठीक है। और अगर जाट पूरे एज अ होल जितने भी रूलर्स आए, जो भी लोग वहाँ पे रहा करते थे, तो काफ़ी बड़े बड़े और इन्फ्लुएंशियल लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे ये। एंड इन्होंने लीडरशिप प्रोवाइड करी जब लोगों ने रिवोल्ट रेज कर दिया अगेंस्ट द मुगल्स, ठीक है। इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली जिसको बोल दिया जाट्स। पीजेंट ग्रुप था ये, याद रखना, एग्रीकल्चरिस्ट ग्रुप था ये। इन्होंने डायरेक्टली मुगल्स को ही चैलेंज कर दिया, एक जाट का पीजेंट ग्रुप बनाया। और जो मुगल ऑफिशियल्स हुआ करते थे दिल्ली के अंदर, जैसे आज भी होती है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए इनकी लड़ाइयाँ चली होती हैं दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, तो उसी तरह से उस टाइम पे जाट पीजेंट्स ने मुगल फोर्सेस के, मुगल ऑफिशियल्स के साथ रिवोल्ट रेज कर दिया था। बदन सिंह के बारे में देखें तो चूरामन के बाद आएंगे बदन सिंह। बदन सिंह का टाइम पीरियड रहेगा लगभग 1721 से लेके 1756 का, तकरीबन 35 साल का इनका रोल रहेगा। 4 फोर्ट्रेस बनाए थे इन्होंने, किले बनवाए थे, दीग, कुमेर, वीर, भरतपुर। ये राजस्थान से लेके ऊपर पंजाब वाले एरिया तक आपको ये फोर्ट्रेसेस मिल जाएंगे, मेजॉरिटी इन राजस्थान। इनको को फाउंडर भी बोला जाता है भरतपुर किंगडम का। को फाउंडर क्यों बोला? क्योंकि उस टाइम पे जो मेन रूलर हुआ करते थे वो कौन थे? चूरामन एक्ट कर रहे थे, जो मेन हेड थे वो चूरामन थे, तो बदन सिंह उनको हेल्प कर रहे थे, तो दैट्स वाई इनको को फाउंडर बोला जाता है भरतपुर एरिया का। उसके बाद जो भरतपुर किंगडम मिलेगा आपको जाट्स का, वो कहाँ पे था? राजस्थान वाले एरिया में था। अहमद शाह अब्दाली, याद करो, जो नादिर शाह था वो आया था मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पीरियड में, उनके साथ एक छोटा सा सोल्जर आया था अहमद शाह अब्दाली। उसी टाइम अहमद शाह अब्दाली ने सपना देख लिया था कि जब मैं किंग बनूंगा, जब मैं मिलिट्री कमांडर बन जाऊंगा फोर्सेस का, तो मैं भी अटैक करूंगा इंडिया के अंदर। तो जो अहमद शाह अब्दाली था, जाट्स ने जस्ट बिकॉज अहमद शाह अब्दाली को सपोर्ट किया था, क्योंकि मराठास की तो बन नहीं रही थी आसपास में। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, डिड यू रिमेंबर दैट, 1761। तो ये अहमद शाह अब्दाली जो थे, इन्होंने बदन सिंह को राजा का टाइटल भी दिया था, ठीक है। राजा का टाइटल किसने दिया था? बदन सिंह को, तो अहमद शाह अब्दाली ने। उसके बाद बदन सिंह ने क्या किया, खुद के लिए अपने आप ही एक टाइटल ले लिया महेंद्रा का, ठीक है। 1752 के अंदर इन्होंने अपने लिए एक टाइटल ले लिया था महेंद्रा का। उसके बाद चूरामन हो गए, चूरामन के बाद बदन सिंह आ गए, बदन सिंह के बाद हम देखेंगे सूरजमल आएंगे। सूरजमल बैठेंगे 1756 में गद्दी पे, एंड 1763 तक ये रूल करेंगे। इनके अंडर जाट किंगडम जो था वो जेनिथ बोलते हैं ना जिसको, हाईएस्ट पॉइंट, सबसे ज़्यादा जो ग्लोरी मिली जाट किंगडम को, वो सूरजमल के टाइम पीरियड में ही मिली थी। इन्होंने अपनी अथॉरिटी बहुत सारे एरिया में एक्सटेंड कर दी थी। आपको ईस्ट डायरेक्शन में गंगा रिवर मिल जाएगी, साउथ डायरेक्शन में आपको चंबल रिवर मिल जाएगी, यमुना की ये ट्रिब्यूटरी है, और नॉर्थ में अगर जाओगे तो नॉर्थ में दिल्ली वाला एरिया मिल जाएगा, एंड आगरा मिलेगा इन द वेस्ट डायरेक्शन, जो सूबा हुआ करते थे आगरा वाले एरिया के। तो इस तरह से इन्होंने काफ़ी पावरफुल एरिया जो है वो अटेन कर लिया था, तभी बोला जाता है कि ये जेनिथ पे पहुंच चुके थे अपने टाइम पीरियड में। उसके बाद हम देखते हैं कि इनकी जो स्टेट थी उसमें आगरा वाले एरिया, यूपी का मथुरा, मेरठ, अलीगढ़, ये सारे एरिया कवर अप कर लिए थे सूरजमल ने, ठीक है। इस वजह से बोला जाता है कि जेनिथ पे चल रहा था उस टाइम। और जो जाट आर्मी थी राजा सूरजमल के अंडर, उन्होंने बहुत करेज के साथ फाइट करा था अगेंस्ट मराठाज इन 1754,
ठीक है, रोहिलास के बारे में पढ़ेंगे, पर उससे पहले एक बार रिवाइज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जाट जो थे ये कौन हुआ करते थे, पीजेंट ग्रुप था, एग्रीकल्चरिस्ट ग्रुप था। इनको अपनी क्रॉप्स की ज़्यादा चिंता थी। वैसे इन्होंने रिवोल्ट नहीं करना था, बट जब जो मुग़ल फोर्सेस थी, मुग़ल एम्पायर था, वो इनकी बातें नहीं सुनते थे, तो इन्होंने भी रिवोल्ट रेज कर दिया। और कौन कौन से रूलर्स आए, तो चूरामन आए, बदन सिंह, सूरजमल, जवाहर सिंह। जवाहर सिंह तो बाद में आते हैं, वीक रूलर थे, तो इनके बारे में हमें पढ़ना भी नहीं है। सबसे पहले हमने चूरामन जी के बारे में बात करी। 1690 से लेके 1721 तक का टाइम पीरियड रहेगा। बदन सिंह के साथ इन्होंने भरतपुर की एस्टेब्लिशमेंट करी, राजस्थान वाले एरिया में। बदन सिंह की अगर बात करें तो इनको राजा का टाइटल दिया था, किसने दिया था, अहमद शाह अब्दाली ने दिया था। उसके बाद हम देखते हैं सूरजमल के बारे में। सूरजमल के टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा फ्लरिश करता है आपका जाट किंगडम। पर उसी के साथ जब कोई चीज़ ना जेनिथ पे पहुंच जाती है, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाती है, हाईएस्ट ग्लोरी के ऊपर पहुंच जाती है, उसका पतन भी निश्चित होता है। उसके बाद जवाहर सिंह आए, जिनके बारे में हमें पढ़ना भी नहीं पड़ता क्योंकि बहुत ही वीक रूलर थे। मुगल्स के साथ इनके बहुत बिगड़नी शुरू होगी, तो इन्होंने बहुत रिवोल्ट क्रिएट करे अगेंस्ट द मुगल ऑफिशियल्स एट दिल्ली। बदन सिंह के बारे में हमने देखा, 4 फोर्ट्रेस इन्होंने बनाए, दीग, कुमेर, वीर, भरतपुर। ये फोर्ट्रेसेस किसने बनवाए थे, बदन सिंह ने बनवाए थे। को फाउंडर ऑफ भरतपुर भी बोला जाता था क्योंकि चूरामन वॉज रूलिंग एट दैट टाइम जब भरतपुर की स्थापना हुई थी। भरतपुर किंगडम की जब स्थापना हुई तो उसके को फाउंडर जिन्होंने हेल्प करी थी चूरामन जी की, वो थे बदन सिंह। अहमद शाह अब्दाली ने इनको राजा का टाइटल दिया था, और बदन सिंह ने खुद के लिए ही एक टाइटल ले लिया जिसको बोला था महेंद्रा 1752 के अंदर। उसके बाद हम देखते हैं सूरजमल के बारे में। सूरजमल 1756 से लेके 63 तक रूल करते हैं। ज़्यादा लंबा चौड़ा टाइम पीरियड तो नहीं है, तकरीबन 9 साल, 9 तो नहीं मिलेगा, 7 साल का रूल यहाँ पे मिल जाता है। जाट किंगडम इस टाइम पे बहुत ग्लोरी अटेन करता है। इनके नॉर्थ में दिल्ली पड़ रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में गंगा रिवर आ रही है, साउथ में चंबल है, तो एक तो फर्टाइल एरिया इनको काफ़ी मिल रहा है। तो जब भी फर्टाइल एरिया मिलता है तो क्रॉप काफ़ी फ्लरिश करती है। क्रॉप अगर फ्लरिश कर रही है तो इकॉनमी जनरेट होगी, इकॉनमी जनरेट कर रही है तो लोग खुश होंगे, और लोग खुश होंगे तो पॉपुलेशन भी इंक्रीज़ करेगी। एंड वेस्ट डायरेक्शन में इनके सूबा ऑफ आगरा मिल जाएंगे। कौन कौन से एरियाज़ इन्होंने कॉन्कर करे, तो आगरा आ गया, मथुरा आ गया, मेरठ, अलीगढ़। ठीक है, तो जाट आर्मी जो थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ राजा सूरजमल। बहुत करेजियसली इन्होंने फाइट करा था मराठास के अगेंस्ट। इवन जब अहमद शाह अब्दाली ने कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करनी थी तो जाट्स वर इन सपोर्ट ऑफ देम, और मराठास को डिफीट कर दिया था। तो तभी हम बोलते हैं कि 1761 में ये जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होती है उसमें ये पता चल गया था हमें कि कौन रूल नहीं करने वाला इंडिया के अंदर। तो मराठास जो थे उनका सपना तो था हिंदू पदशाही। हिंदू पदशाही का मतलब है कि पूरे इंडिया के अंदर सिर्फ किसका राज होगा, हिंदूज का राज होगा। पर वो चीज़ हम देखते हैं कि फेल हो जाती है ड्यूरिंग द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। इसी के साथ आज के लेक्चर को करते हैं बाइंड अप। रोहिलास, सतनामीज़, इनके बारे में भी पढ़ेंगे, पर पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। और अगर आपको टेस्ट अटेम्प्ट करना हो तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड शेयर एज वेल एज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।